नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बेहद गंभीर है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं हंस कुमार तिवारी, जिन्होंने कहा था कि दुनिया फूस बटोर चुकी, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। और ऐसा लगता है कि दुनिया फूस बटोर चुकी है और केवल चिंगारी देना ही बाकी है, और वो चिंगारी कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। रशिया के प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर पुतिन ने इलेक्ट होने के तुरंत बाद नाटो को कहा कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से केवल एक कदम दूर है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये दर्दनाक हादसा होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट खुरासन ने ली है, जो कि सेंट्रल एशिया में एक पार्ट है, जो कि प्राचीन तौर पर जिसे खुरासन एरिया कहा जाता था, जिसमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारा एरिया आता है, और पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट आता है। यहाँ पर ये शरिया लागू करना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तानी तालिबान का भी एक फैक्शन 2015 में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये वैसा ही हमला है जैसा कि इजराइल के ऊपर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। तो क्या अब ये ऐसा हमला है मॉस्को के ऊपर जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है, और क्या वो लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा सकती है? इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध या कहें कि विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक प्रकार के इनडायरेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी हैं और सिर्फ उसको नाम नहीं दिया जा रहा। इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, और सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या होता है, ताकि हम समझ सकें कि इतिहास क्या रहा है विश्व युद्ध का और कैसा पिछली एक सदी निकली है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को लगा कि नहीं, जो युद्ध है इससे बहुत नुकसान होता है, ऐसे नुकसान से बचना चाहिए। इसके लिए स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन की 1919 में। इसका काम था विश्व में पीस को मेंटेन करना, लेकिन यह पूरी तरह विफल रहती है। और इसकी विफलता का कारण था ये अपने आप को जहाँ जहाँ असर्ट करना था वहाँ पर असर्ट नहीं कर पाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे मुसोलिनी का राइज होता गया, हिटलर का राइज होता गया। इन दोनों ने देखिए एक्सिस पावर्स, जिनको एक्सिस पावर कहा जाता है, एक्सिस पावर साइन 10 ईयर अलायंस टू रीमेक यूरोप। तो ये दो देश डिसाइड कर रहे हैं कि यूरोप का रीमेक करना है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं जो जापान के एम्परर थे हिरोहितो, वह भी इस तरीके की इंपीरियलिस्ट पावर बनना चाहते थे, और उनका टारगेट था ईस्ट एशिया में, जिसमें चाइना का बहुत सारा हिस्सा था, और यहाँ तक कि बर्मा और जो ईस्ट एशिया है, सारा कंबोडिया वाला इलाका, वह भी वो चाहते थे कि उनके हिस्से में आ जाए, जिसमें कि फिलीपींस, इंडोनेशिया सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी पूरे यूरोप पर कब्जा चाहते थे, यहाँ पर ईस्ट एशिया में चाहते थे, और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाना चाहते थे, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं था। और इसी कारण क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ती है। बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ती है तो इसका मतलब जिसकी पावर कम हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर अब क्या हो रहा था, जो यूएस है और यूके है, रशिया है, यानी कि जो उस वक्त यूएसएसआर था, इनकी बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा रही थी। तो ये एक तरफ आ जाते हैं और क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो हमें अब देखना है क्या इस तरीके की कंडीशन अभी भी मौजूद है, क्या इस तरीके का कुछ हो रहा है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, जो कि बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम भी फेंका गया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद यूएन की स्थापना की गई ताकि यह पीस को मेंटेन कर सके। ये यूएन के अंदर की तस्वीर है जो कि खाली है। खाली इसीलिए क्योंकि ये आज भी खाली है। कहने का भाव ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, और इसका फेलियर लीग ऑफ नेशन के फेलियर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि ये कम्प्लीटली फेल हो जाए, और जिसके कारण से विश्व युद्ध होना ज़्यादा संभव प्रतीत हो रहा है। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूएन की स्थापना की जाती है, लेकिन वह कोल्ड वार को रोकने में असफल रहता है। वहीं से इसकी असफलता शुरू होती है। 50 साल तक, 1945 से 1991 तक, जब तक कि शीत युद्ध चलता है, ये पूरी तरह विफल रहता है। हाँ, कुछ जगहों पर जहाँ पर डायरेक्ट बड़ी पावर्स सामने नहीं थी, वहाँ पर यह कुछ कुछ काम करता रहा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से इसको करना चाहिए था। तो 1945 के बाद एक तरीके से शीत युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यूरोप के ऊपर एक आयरन कर्टन आ गया है, यानी कि एक लोहे की दीवार आ गई है। एक तरफ कम्युनिज्म है और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म है। ये आयरन की दीवार है,
ये रशिया और ये ईस्टर्न यूरोप सारा इस तरफ चला गया है। हेनरी ट्रूमैन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे 1945 के बाद, जोसेफ स्टालिन जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, और विंस्टन चर्चिल। तो इन तीनों ने मिलकर एक तरीके से शीत युद्ध को जन्म दिया, जिसमें यूएन एक प्रकार से असफल रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कोल्ड वॉर समाप्त होती है, यूएसएसआर डिसॉल्व होता है और एक एरा शुरू होता है जहां पर यूएन अपने आप को असर्ट करना शुरू करता है। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे काम होने लगते हैं। अब देखेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी बात हुई वो 1991 के बाद हुई। जो भी इस तरीके की जो दुनिया के लिए अच्छी बातें थी वो सारी 1991 के बाद शुरू होती हैं, लेकिन बहुत अधिक समय तक वो समय नहीं चल पाया। और जो मॉडर्न क्राइसिस है, अगर उसकी जड़ मानी जाए तो एक तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला है, लेकिन उससे भी अधिक जिसकी डायरेक्ट लिंकेज निकाली जा सकती है वह है अरब स्प्रिंग, जो कि 2011 में शुरू होती है इस एरिया में, नॉर्दर्न अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में, जो ट्यूनीशिया से शुरू होती है, जैस्मिन रेवोल्यूशन लीबिया तक पहुंचती है, इजिप्ट पहुंचती है, सीरिया पहुंचती है और यमन में पहुंचती है। और इसके कारण से क्या होता है, जो वहाँ पे कई सालों से रिजीम चली आ रही थी, एक प्रकार से अरब स्प्रिंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, ताकि जो तानाशाह बैठे हुए थे, जिसमें कि जो ट्यूनीशिया के थे जैनल एबेदीन, ये लीबिया के मोअम्मर गद्दाफी, इजिप्ट के हुस्नी मुबारक और यमन के अली अब्दुल्ला सलेह, इन सब को हटा दिया जाता है, सत्ता से हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें रोल बहुत सारा वेस्टर्न पावर का भी साथ में था। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कुचला गया वेस्टर्न पावर की तरफ से इनडायरेक्टली। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट राइज होता है, जिसमें कि इस्लामिक स्टेट एक बहुत बड़ा नाम था, जो कि सीरिया में होता है। सीरिया की रिजीम जो बशर अल असद की रिजीम है, इसको गिराने में समय लगता जाता है, ये बहुत देर तक रेजिस्टेंट करता है, इसको बहुत सारी मदद मिलनी शुरू होती है। यहाँ पर अब जाकर क्या है, बड़ी बड़ी पावर्स फिर से इनडायरेक्टली सामने आना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ रशिया इस रिजीम की मदद के लिए आता है, 2015 में एक तरीके से इनडायरेक्टली युद्ध किया जाता है, जिसकी वजह से ये रिजीम आज तक बची हुई है। तो हम देख सक रहे हैं किस तरीके से 2011 में जो कोल्ड वॉर के बाद एक अच्छा समय शुरू हुआ था, जिसमें कि डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जहां पर एक ऐसा टकराव नहीं था, वो टकराव दोबारा बढ़ना शुरू होता है। तो 2015 के बाद से वेस्टर्न पावर और ईस्टर्न पावर आमने सामने है। यहाँ पर यूएन फेल होता दिखा, पूरे इशू के बीच में यूएन का बहुत कम रोल रहा। उसी प्रकार से उसके बाद कहानी शुरू होती है 2022 में, जहाँ पर पुतिन और जेलेंस्की के बीच, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इशू बनता है यूक्रेन को लेकर। पुतिन का मानना था कि जो नाटो है वो ईस्टर्न यूरोप की ओर बढ़ता चला आ रहा है, जबकि आइडली उसे भी 1991 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व होता है उसे बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि नाटो का निर्माण केवल इसीलिए हुआ था कि कोल्ड वॉर में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको एकजुट रखा जा सके, और अगर उनकी सीमा पर कोई हमला करता है तो सारे देश उसको बचाने के लिए साथ आएंगे। और वहीं पर एक वार्सा पैक्ट था जो कि यूएसएसआर ने किया था, जो कि 1991 के बाद डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध छिड़ता है और हम जानते हैं कि युद्ध अब 2 साल से अधिक समय हो गया है, और जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को पूरी तरह से वेस्टर्न सपोर्ट मिल रहा है, हथियार आ रहे हैं, इसी वजह से वो आज तक रेजिस्टेंस कर पा रहा है। और वहीं पर रशिया और चाइना अब पूरी तरीके से एक तरफ है। तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से 2 धड़ बनते जा रहे हैं। यही धड़ हमें देखना है, क्या वो इतने बड़े धड़ हो चुके हैं कि विश्व युद्ध को जन्म दे सकते हैं। तो 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद जो धड़ बनना शुरू होता है, तो धड़े बनने शुरू होते हैं, वो धड़े यूक्रेन के युद्ध में और खुलकर सामने आते हैं। एक तरफ रशिया और चाइना है और दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स हैं। ये सारा हिस्सा रशिया ने कब्जा कर लिया है, क्राइमिया को पहले ही कर लिया था, और यहाँ पर फिर से क्या था, यूएन का फेलियर था, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से एक भी वीटो कर दे तो वो प्रपोजल फेल हो जाता है। रशिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वीटो कर देता है, चाइना खुद है। तो ये जो स्ट्रक्चर है
यूएन का ये फेलियर की तरफ लेकर जा रहा है, किसको, यूएन को कंप्लीटली। उसी के बाद हम देखते हैं कि इधर जो नाटो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में फिनलैंड को मेंबरशिप दी जाती है और अभी हाल ही में 2024 में स्वीडन को दी जाती है। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा यूरोप अब नाटो में हो चुका है। केवल एक यूक्रेन, यहाँ पर बोस्निया और ये जॉर्जिया, ये 3 देश रह गए हैं जो कि लगभग नाटो का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ता जा रहा है मामला। एक तरफ वेस्टर्न शक्तियाँ होती जा रही हैं, एक तरफ ईस्टर्न पावर से एक तरफ होती जा रही हैं। यहाँ पर भी यूएन का एक तरीके से फेलियर है, क्योंकि नाटो के ऊपर भी कोई ना कोई लगाम तो होनी चाहिए कि आखिर वो क्यों बढ़ता जा रहा है वहाँ पर, ऐसा क्या वहाँ पर टारगेट है। और जो तीसरा मुद्दा वो है इजराइल और हमास के बीच हो रहा युद्ध, जो कि पिछले साल शुरू हुआ हमास की वजह से। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है कि कैसे फ़लस्तीन और इजराइल थे, कैसे फ़लस्तीन का ऊपर इजराइल का कब्जा होता है, वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन वो सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी एक हमला शुरू होता है। इसमें भी अब क्या है, इजराइल की तरफ से वेस्टर्न पावर पूरी तरीके से खड़ी हैं और ईस्टर्न पावर जिसमें कि तुर्की भी है, ईरान भी है, ईरान बैक्ड हिजबुल्ला जो कि लेबनान बेस्ड है, वो पूरी तरीके से हमास की मदद कर रहा है। यमन में जो हुती रेबल्स हैं जो कि ईरान बैक्ड हैं, वो भी पूरी तरीके से गाज़ा में हमास की मदद कर रहे हैं। वहाँ इजराइल की मदद डायरेक्ट अमेरिका कर रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट बिडेन तुरंत आते हैं अगले दिन और ये वहाँ पर मिलते हैं कि हम आपके साथ हैं। टेररिज्म को किसी ने नहीं अच्छा कहा, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उसकी भी बहुत आलोचना हो रही है। और इजराइल का साथ देने के अगर प्रेसिडेंट बिडेन हार भी जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनकी कैपिटल तेल अवीव को बदल के यरूशलेम किया। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इजराइल वाले मामले में भी 2 बड़े धड़ बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ रशिया वाला, ईरान वाला, और एक तरफ वेस्टर्न पावर फिर से है। लेकिन अभी हाल ही में आज ही ये यूएन में रेजोल्यूशन था कि यहाँ पर सीज़ फायर की जाए, और अगर यूएस चाहता, वीटो करता, तो ये आगे ना बढ़ता। लेकिन यूएस ने अब्सटेन किया है। पहली बार इजराइल के खिलाफ कोई उसने एक स्टेप लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी यूएस एक प्रपोजल लेके आया था कि यहाँ पर सीज़ फायर किया जाए, लेकिन उसकी वर्डिंग ऐसी थी जिसको रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने अब्सटेन किया है, और इसी कारण से नाराज़ होकर इजराइल ने जो अगले हफ्ते विज़िट थी, या इसी हफ्ते शायद विज़िट थी, उसको उसने कैंसिल कर दिया है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से 2 बड़े डर हैं। लेकिन ये यूएस का एक टेम्परेरी ऐसा पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है, उनको सभी चीज़ों को देखना है। वहीं हम देखें कि एक और जो तीसरी पावर रशिया और यूएस के अलावा चाइना खड़ी हो रही है। चाइना अपने आप को हर जगह असर्ट कर रही है। चाइना ताइवान के ऊपर असर्ट कर रही है कि मुझे ताइवान चाहिए, वो उसकी बहुत लंबी पॉलिसी है। लेकिन अब उसमें एक एग्रेसिवनेस आ गई है कि हम उसे युद्ध के साथ भी जीत सकते हैं। और वहीं पर फिलीपींस के साथ उसका हाल ही में टकराव होता है। फिलीपींस के साथ एक मैरीटाइम डिस्प्यूट है, जिसमें ये कुछ आइलैंड है जिसको वहाँ पर स्कैर्बरो शॉल कहा गया है, जिसमें फिलीपींस की एक वेसल जा रही थी, उसके ऊपर चाइना ने वाटर कैनन से अटैक किया, और फिलीपींस के साथ जापान और यूएस से पूरी तरह से हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ चाइना का इशू है वहाँ पर यूएस ऑपोजिट साइड में है। तो यही होता है एक 2 धड़ों का बनना। उसी तरीके से हम देखें तो जो पुतिन और जी जिनपिंग की एक दोस्ती है, जो जस्ट यूक्रेन के युद्ध से पहले पुतिन विजिट करते हैं चाइना, और वहाँ पर जो डेक्लेरेशन की जाती है जिसमें कहा जाता है नो लिमिट फ्रेंडशिप। नो लिमिट फ्रेंडशिप ये सिमिलरली साउंड कर रहा है पैक्ट ऑफ स्टील, जो कि मुसोलिनी और हिटलर के बीच किया गया था कि हमारा जो गठबंधन है वो स्टील की तरह मजबूत है, पैक्ट ऑफ स्टील। उसी तरीके का ये नो लिमिट फ्रेंडशिप साउंड करता है। और यहाँ पर तीसरी एक और पावर है चाइना के साथ और रशिया के साथ,
नॉर्थ कोरिया, जो बहुत ही जिसके बारे में सब जानते हैं, किम जोंग को, जिन्होंने अब हाल ही में कहा है कि अब उन्होंने कोई भी उम्मीद जो उनके थी, प्लानिंग थी कि साउथ कोरिया के साथ कभी भी मिलके एक देश बनाना है, कोरिया बनाना है, उसकी अब कोई उम्मीद नहीं है। उस प्लानिंग को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो ये दर्शाता है किस तरीके से एक धड़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया के साथ है और साउथ कोरिया वेस्टर्न पावर के साथ है। तो देखिए वहाँ पर भी एक धड़ा बनता जा रहा है और यहाँ पर तो बॉर्डर भी लगते हैं। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना और रशिया दोनों के साथ है। तो इनकी भी दोस्ती, पुतिन की और किम जोंग की बहुत पक्की दोस्ती है। वहीं पर एक और छोटी पावर बीच में बड़ा खेल खेल रही है, जो कि है ईरान। ईरान के अपने इशू हैं, बहुत सारे इशू हैं। ईरान का एक इशू बलूचिस्तान का है, एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग है और कभी उसका ईरान का आरोप रहता है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहाँ पर कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि इधर आकर हमला करते हैं, जो कि डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर बलूचिस्तान की। और वहाँ पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, यहाँ पर तो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है, उसको भारत और ईरान सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके का एक इशू ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। ईरान का इशू यूएई के साथ भी है। वहाँ पर 3 छोटे छोटे आइलैंड हैं, ग्रेटर टुन्ब, लेसर टुन्ब, अबू मूसा। उस पर ईरान क्लेम करता है और यूएई कहता है ये मेरा एरिया है। यूएई के पीछे यूएस के साथ अच्छे रिलेशन है। तो देखिए ईरान भी एक तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि ईरान का पूरा सपोर्ट है हमास को, तो ईरान भी धीरे धीरे रशिया और चाइना वाले पाले में जाता जा रहा है और जो एक गठबंधन है, जो गुट है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। वहीं पर यमन जिसकी हमने बात की, जहाँ पर हुती रेबल्स हैं, ये कम्प्लीटली ईरान के साथ है। ईरान के साथ होने का मतलब ये कम्प्लीटली एक तरीके से ईस्टर्न पावर के साथ खड़ा दिखाई देता है। और एक बहुत बड़ा कंटिनेंट जिसको सब लोग कभी भी जिक्र नहीं करते, अफ्रीका, वो अपने आप बहुत सारे युद्धों से घिरा हुआ है, जिसमें लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया तो इसी के पार्ट है जिनकी हमने बात कर ली, लेकिन सूडान, इथोपिया, सोमालिया, कॉन्गो, नाइजीरिया, बर्किना फासो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। उसकी तरफ ना मेन मीडिया जाता है, ना लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ हैं, यूएस, यूके, वेस्टर्न पावर्स, रशिया, चाइना, यहाँ तक कि भारत, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जुड़े हुए। सब अपनी अपनी रिजीम को खड़ा करना चाहते हैं, दूसरी की रिजीम को गिराना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट जो प्ले है बहुत लंबे समय से चल रहा है बड़ी बड़ी शक्तियों का। वहीं म्यांमार, अब भारत के पास पहुँचते हैं। भारत के पास क्या कंडीशन है? म्यांमार रखाइन स्टेट हमें पता है, जहाँ से रोहिंग्या को भगाया गया, जो कि अब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रहे हैं। म्यांमार की जनता, जिसे जुंटा कहा जाता है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसको चाइना का पूरा सपोर्ट है। अब बात करते हैं हमारी भारत की। तो देखिए ये मैप, ये चाइना ने मैप दिखाया है, जिसमें वो इस हिस्से को, जो लद्दाख का हिस्सा है, इसको ये भारत में ना दिखाकर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान कह रहा है, और इस वाले को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया। गनीमत है उसने कश्मीर ऑक्युपाइड बाय इंडिया नहीं कहा। और इस वाले हिस्से को वो अपना एरिया दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा रहा है। और देखिए जो लाल लाइन दिखाई दे रही है, इस सारे को वो कह रहा है डिस्प्यूटेड बॉर्डर। एरिया को अपना दिखा रहा है, बॉर्डर को भी वो क्लेम कर रहा है कि ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ऑब्वियस है, जब वो उस हिस्से को अपना मानता है तो बॉर्डर को तो डिस्प्यूटेड मानेगा ही, यानी कि उसका सिक्किम पे भी टारगेट है, वहाँ भी इशू खड़े करने का उसको बहाना चाहिए। तो धीरे धीरे चाइना और इंडिया में भी एक इशू बनता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि इंडिया किसी तरफ से भी नहीं है। इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे खासे संबंध है, यूएस के साथ भी अच्छे खासे संबंध है, जापान के साथ अच्छे खासे संबंध है, साउथ कोरिया के साथ संबंध है, यूके के साथ संबंध है। तो अगर कहा जाए सभी बड़ी शक्तियों में से उसमें अगर एक इंडिया भी बड़ी शक्ति है, तो अभी सिर्फ एक इंडिया है जो कि किसी भी तरफ झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक अपना रास्ता जो मध्य मार्ग लेकर चल रहा है, जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, उसी रास्ते पे चल रहा है।
जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसको ही फॉलो कर रहा है। और चाइना का अगर देखें तो भारत पर शिकंजा कसता जा रहा है। चिटगोंग में उसने एक पोर्ट बना रखा है, अपना बेस बना रखा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा में एक बेस है, मालदीव माले में बेस है, और पाकिस्तान गवाडर में बेस है। तो एक प्रकार से क्या है, भारत को घेरने की पूरी कोशिश है हिंद महासागर में। लेकिन भारत दूसरी तरफ अपने आप को बैलेंस करता हुआ चल रहा है। क्वाड का निर्माण किया उसने, जिसमें कि क्या है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है, ताकि चाइना को काउंटर कर सके या एक अपनी इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक हालात को ठीक कर सके, अपनी बातों को इंटरनेशनल लेवल पे रख सके। दूसरा, अभी G20 के समय पर भारत ने ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ा महत्व देते हुए एक इनिशिएटिव शुरू किया कि ग्लोबल साउथ के सभी देश आए। यहाँ पर देखिए भारत ने चाइना को साथ में ले लिया कि ग्लोबल साउथ में वो भी लीस्ट डेवलप है, डेवलपिंग कंट्री है। तो भारत एक बहुत मिडल पाथ, बहुत बैलेंसिंग के साथ चल रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका कोई बहुत डायरेक्ट स्टेक किसी भी शक्ति के रूप में उभरने का नहीं है। ना उसने कभी बात की कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, ना अपने आप को कहा कि उसका राज चले। हमेशा भारत का मानना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जहाँ पर सबकी बात सुनी जाए, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो, जहाँ पर अच्छी तरीके से बातें रखी जा सकें, और जो बेमतलब के इशू जिनकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, विश्व युद्ध की तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसको रोका जा सके। तो अगर अब हम देखें पूरी कहानी के बाद, पिछले दशक, पिछले एक सदी का इतिहास देखें, तो अगर गुट देखें तो गुट तो बन रहा है, बड़े बड़े गुट बन गए हैं। विश्व दो धड़ों में बट रहा है। रशिया, चाइना लगभग एक तरफ है, और नॉर्थ कोरिया भी एक तरफ है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के देश हैं ये भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे चाइना के पाले में आते जा रहे हैं। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव पैसा लगा रहा है। छोटे छोटे देश, नेपाल, भूटान, सब में कुछ ना कुछ पैसा लगाया जा रहा है। मालदीव्स ने तो अभी ही इंडिया आउट कैंपेन चलाई। तो ये सब दिखा रहा है किस तरीके से गुट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर नाटो बढ़ता जा रहा है, और ये पूरा हिस्सा नाटो के पास चला गया है, और ये सारा देखिए एक बहुत बड़ी गुट बनता जा रहा है। तो एक ये गुट बन रहा है, एक ये गुट बन रहा है। वहीं पर भारत का कहना है कि भाई ग्लोबल साउथ, जिसमें कि उसने मिडिल ईस्ट को भी लिया है, और यहाँ तक कि इसमें मैक्सिको को भी लिया है, और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया है, न्यूजीलैंड को छोड़ दिया है। ये तीसरा गुट, ये सेम वैसी कंडीशन है जैसी कि नेहरू के टाइम पर नॉन अलाइंड मूवमेंट थी। एक प्रकार से कहा जा रहा है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही एक बदला हुआ स्वरूप है ग्लोबल साउथ। तो देखिए हमने देखा किस तरीके से सिचुएशन तो बन रही है, गुट बन रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर ऊपर नीचे हो रही है। इन्हीं कारणों से विश्व युद्ध हो भी सकता है। अगर ये छोटे छोटे मसले इजराइल हमास वाला ना सुलझाया गया, जो अभी मॉस्को में हुआ है, इस तरीके के अटैक और होते रहे, तो वो बड़े रीजन में फैल सकते हैं, और बड़े रीजन में फैलेंगे तो बड़ी पावर्स का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होना संभव हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 को फिर कोई नहीं रोक सकता।